नमस्कार, 12 अगस्त की शाम आप है मेरे साथ ZHTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में जांच और संपर्क का पता लगाने पर बल दिया। सरकार ने इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र शुरू किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने 1956 से लड़कियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार की व्यवस्था दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक धन शोधन मामले में चीनी नागरिकों के शामिल होने का पता लगाया। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना संकट के बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की कल यह 7वीं बैठक थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए मंत्र पर चलने की जरूरत है और वह है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और 72 घंटों के अंदर उनकी जाँच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार यदि 72 घंटे के अंदर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हो जाती है तो संक्रमण काफी हद तक धीमा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक के अनुभव से ये पता चला है कि कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम, संपर्क पहचान और निगरानी सर्वाधिक प्रभावी हथियार है। उन्होंने कहा कि यदि संक्रमण से अधिक ग्रस्त 10 राज्य कोरोना को पराजित करते हैं तो भारत कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर लेगा। इन 10 राज्यों की एक साथ बैठक करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, वे सब ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की चर्चा में हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला है। कहीं न कहीं यह एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों में 80% लोग इन 10 राज्यों में से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कोरोना जाँच में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। सरकार ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र खोले हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम औषध ब्यूरो ने इस क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये जन औषधि केंद्र खोले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 1 वर्ष के दौरान इन केंद्रों से 4 करोड़ 39 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री हुई। इन औषधियों से लोगों को 31 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन ने 73 नए जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। इनके लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1 करोड़ 56 लाख से अधिक सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य परिषद के महत्वपूर्ण डेटा का संरक्षण करना है। इसकी स्थापना हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है। फिलहाल परिषद का मुख्य डेटा दिल्ली केंद्र के भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान में है। कृषि मेघ के उद्घाटन अवसर पर तोमर ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कुशल लोगों की उपलब्धता और उपयुक्त मौसम के कारण भी इस केंद्र के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है। इसकी स्थापना से देश में कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने और गुणवत्ता, ई-गवर्नेंस, अनुसंधान और शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की रूपरेखा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप अधिक प्रासंगिक और स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि 1956 के कानून के संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्तियों में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा।
हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय विरोधाभासी व्याख्या के कारण पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए कहा कि पिता जीवित हो अथवा ना हो, लेकिन 9 सितंबर 2005 के पहले जन्मी बेटियां भी संपत्ति में बराबर हकदार हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून इसी दिन से लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा, अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता। पीठ ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न विरोधाभास के संदर्भ में यह बात कही। इस कानून में संशोधन ऐसी तमाम हिंदू बेटियों पर लागू होता है जिनके पिता इस कानून के लागू के होने के बाद दिवंगत हो गए हों, किंतु पूर्व में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह पिछली तारीख से प्रभावी होगा या नहीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चीनी और भारतीय नागरिकों की संलिप्तता से 1000 करोड़ रुपए से अधिक धन शोधन मामले का पता लगाया है। आयकर विभाग ने चीन की कंपनियों के परिसरों, उनसे निकट संबंध रखने वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान में पता चला कि चीनी नागरिकों के निर्देश पर फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें कुछ समय से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा कराई गई है। चीन की एक सहायक कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों ने भारत में खुदरा शोरूम का व्यापार शुरू करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि प्राप्त की। तलाशी में बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों की मिलीभगत से हवाला लेन देन और धन शोधन से संबंधित आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का मुख्य समारोह उत्तर प्रदेश के भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और बांग्लादेश में भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष देश में यह उत्सव काफी सादे तरीके से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सभी धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को बधाई दी है। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को मनोनीत किया। अमेरिका में प्रमुख पार्टी के टिकट पर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली यह पहली अश्वेत महिला है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई बार उन्हें अग्रणी नेता कहा है। चुने जाने पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी और साथ ही वे भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी जो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगी। वे सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला तथा पहली अफ्रीकी अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।